साथ में कुछ लोग बोल रहे हैं कि न्याय सेना के माध्यम से आनंद जाट जो है वो फंड एकत्रित कर रहे हैं, तो ये क्या 50-50 एकड़ के किसानों को विधायक स्वेच्छा निधि से पैसे देते, तो सर आपकी कंपनी पर भी मैंने आरोप लगाए, तो वो सही थे आरोप, कंपनी बनाई थी उन्होंने। हाँ, ये कि उन्होंने उसकी ऑडिट रिपोर्ट हमें सबमिट नहीं की, उसके काम होता है क्या सांसदों के, मंत्रियों के ये काम होते हैं क्या कि स्वागत सत्कार कराना? मैं तो बोलूँ स्वागत सत्कार की प्रथा ही बंद कर देना चाहिए। मैं तो हरदा के लोगों से भी कहूंगा कि भाई ये तुलादान उलादान करना बंद करो, इसके चक्कर में नेता बिगड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं दिनेश, केपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। द वॉइस ऑफ हरदा। द वॉइस ऑफ हरदा में आज जो है हमारे मुख्य अतिथि हैं वो है एक ऐसी शख्सियत जिनका कथन है कि मेरे सत्य बोलने से आपकी भावनाएं आहत होती है, तो आप अपनी भावनाएं बदल लो, क्योंकि मैं तो सत्य को वैसा ही कहूँगा जैसा वह है। शहर में एक क्रांतिकारी युवा की जिनका नाम है आनंद जाट। आपका बहुत बहुत स्वागत है केपी न्यूज में। अपने बारे में कुछ बताएं। अपने बारे में मैं साहब खुद की तारीफ नहीं करता कभी भी, ठीक है ना। ये है कि आप मेरा यदि परिचय जानना चाहते हैं तो मैं आपको मेरा परिचय ठीक से दूं। आप यदि मेरे कार्यशैली, मेरे कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो है करीब 15 साल तक यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी की है। लगभग मैं 12th पास आउट हुआ, उसके बाद से मैंने आईएएस की तैयारी पर काम करना शुरू किया। 2010 में मैं पहली बार यूपीएससी का प्री जो है दिया और क्वालिफाई भी कर लिया। मुख्य परीक्षा में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2012 में मेरा मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हुआ। 2015 में जो मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हुआ, प्री क्वालिफाई कर गया था मैं, ठीक है। और फिर 16, फिर 17, फिर 18 तक मेरी जर्नी चलती रही। इस बीच में मैंने 5 बार यूपीएससी के मेंस एग्जाम लिखे और 2 बार जो है मेंस को क्वालिफाई भी किया। फाइनली मैं यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि कई बार मेरे अंक जो है बिल्कुल बाउंड्री पर ही रहे। एक बार तो मेरा ओबीसी कैटेगरी से ज़्यादा स्कोर मेरा रहा है, 3 नंबर ज़्यादा रहे। लेकिन हम लोग जाट हैं, हम सेंट्रल में जनरल में आते हैं, इसलिए हम लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया और मैं फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि 2016 में ही मेरा जो है जनरल कैटेगरी से करीब 20-30 नंबर कम था और ओबीसी से ज़्यादा था। तो ऐसे कहा जाए तो एक बाउंड्री पे या भाग्यवश दुर्भाग्यवश जो है मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया आईएएस के एग्जाम में। लेकिन हाँ, मैंने बहुत श्रम किया था। और एक चीज़ और है कि आईएएस के एग्जाम में हिंदी मीडियम के रिजल्ट बहुत कम रहते हैं। हर साल जो है पिछले 14 साल से यही चल रहा है कि 3% से ज़्यादा लोग सेलेक्ट कभी हुए ही नहीं है। तो मैं इतना भी पहुँच गया, वही बहुत है जी। बहुत अच्छा है कि आपने आईएएस के लिए तैयारी की और यहाँ तक पहुँचे। बहुत से लोग जो है इस सफ़र को बीच में ही छोड़ देते हैं। आपने आखिरी मुकाम तक इस लड़ाई को लड़ा और आप बहुत आगे तक गए। अब हाल ही में जो है कि आप राजनीति में आपने कदम रखा है और एक स्वतंत्र विद्रोही करके जर्नलिज्म का एक चैनल आपने बनाया है। तो आपका क्या जर्नलिज्म में आने का और जर्नलिज्म का ये जो चैनल आपने बनाया है, इसके पीछे क्या वजह है? पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं राजनीति की ओर मैंने कदम नहीं बढ़ाया है। आप लोग यदि मुझे राजनीतिक व्यक्ति कहते होंगे, वो उनका मापदंड होगा, लेकिन मैंने खुद को राजनीति की ओर नहीं ढकेला है। हाँ, मैं एक बार भूलवश आम आदमी पार्टी से जरूर जुड़ गया था, लेकिन अब जो है मैं इन सब चीज़ों से पलायन कर चुका हूँ। मुझे राजनीति करनी नहीं है। हाँ, मेरा एक मिशन है कि मैं चाहता हूँ कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो और उसकी शुरुआत जो है वो हमारे हरदा से हो। इसके लिए मैंने कदम बढ़ाए हैं, क्योंकि मैं एक बात समझता हूँ कि हम लोग जितना कमाते हैं उसका आधा जो है सरकार को दे देते हैं। आज हमारे घर जो है बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, आपके हमारे सबके। उसका मेन कारण है कि जो कर जो है, टैक्स जो है बहुत अधिक लिया जाता है। अर्थशास्त्र में एक एडम स्मिथ थे, अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं। वो एक थ्योरी कहते थे कि यदि सरकार लोगों की आमदनी का 25% से ज़्यादा कर ले रही है और देश में यदि तरक्की नहीं होती है तो उसका जिम्मेदार सरकार है, और 25% से कम लेती है तो फिर सरकार जिम्मेदार नहीं होती, लोग जिम्मेदार होते हैं। यहाँ तो आधा टैक्स लिया जाता है, 25% तो छोड़ो, 50% तक टैक्स वसूला जाता है। और इस टैक्स को ये लोग खा जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर में विकास जो विकसित देश है वहाँ पर ये मापदंड है कि 18-20% से ज़्यादा कर वसूला नहीं जाता है। अपने देश में बहुत ज़्यादा कर वसूली है और उसके बदले में उतनी सेवाएं मिल नहीं पाती है, उतनी फैसिलिटियाँ नहीं है, सामान्य सी सड़कें नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी तकलीफ होती है।
और मैं इसलिए आवाज उठाता हूं और मैं लोगों से भी कहता हूं कि आप सभी लोग जो है इसके ऊपर बोले, इसमें सामने आए, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि एटीट्यूड लोगों का ऐसा है कि हमको क्या करना, और हमको राजनीति में नहीं पढ़ना, इन नेताओं से अधिकारियों से कौन उलझे, क्या करना, क्या लेना देना। अरे भाई क्यों लेना देना नहीं है, तुम जितना कमाते हो, तुम साल भर कमाते हो, 6 महीने की आमदनी सरकार ले जाती है और लोग खा जाते हो, तुमको फिर भी नहीं बोलना है। तो ऐसे लोगों को मैं झिझोड़ रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को जगा रहा हूं कि बोलो, आप नहीं बोलोगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इसको सब लूटने पे तुले हुए हैं। सच्चाई ये है कि ये देश पता नहीं कैसे चल रहा है, इसको भगवान ही चला रहे भाई, क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हर आदमी लूटने पे टिका हुआ है। और ये लूट है क्या, ये आपकी और मेरी आमदनी का 50% ही है ना। तो इसको ये लूट रहे हैं, इनको रोक तो लगानी पड़ेगी, इन पर शिकंजा कसना होगा। मैं बस वही काम कर रहा हूं। मेरी तरह आप सबको करना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि मैं अकेला ही करूं, कोई मैंने ठेका लिया क्या, आप लोगों को भी आना चाहिए। तो आप आज दौड़े इस चीज के लिए, आप थोड़ा सा प्रयास करें। छोटी छोटी सुविधाएं नहीं हम लोगों को मिल पाती है, और हम जितना कमाते हैं उसका आधा ले लेते हैं। 35 रुपए का डीजल आता है, वो हमको 9700 रुपए तक मिल रहा है ना। और पेट्रोल जो है करीब 44 रुपए में बन जाता है, उसमें उतनी कॉस्ट आती है, लेकिन उसकी कीमत जो 107 रुपए पे पहुंच गई है। भाई साहब कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, लूट मची है सब तरफ से। बिल्कुल लूट मची हुई है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। तो आपने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई है, स्वतंत्र विद्रोही, एक आपने सेना भी तैयार करी है जिसका नाम न्याय सेना रखा है आपने। न्याय सेना में लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि न्याय सेना के माध्यम से आनंद जाट जो है वो फंड एकत्रित कर रहे हैं, तो ये क्या बात सही है या नहीं? हम लोग अभी तो हमने कोई फंड एकत्रित किया नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग फंड एकत्रित करेंगे। हम लोगों ने एक सदस्यता शुल्क हमारी न्याय सेना का रखा है, 100 रुपए का एक सदस्यता शुल्क रखा है। वो इसलिए रखा है हमने कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छिड़ रही है, इसके लिए हम संघर्ष कर सके। क्योंकि क्या होता है, घर से मैं कब तक पैसे लगाऊंगा, तो इसलिए चाहिए कि समाज भी थोड़ा सा योगदान दे। और यदि कोई व्यक्ति 100 रुपए साल भर में देता तो उसके लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन एक गांव में यदि 100 रुपए का कलेक्शन करके यदि लोग यदि पैसा देते हैं, तो कम से कम उस गांव के सचिव या सरपंच पर हम कोई केस करेंगे तो उसका खर्च हम निकाल सकेंगे। इस उम्मीद से हम लोग इतना एक मामूली सा फंड जरूर लेते हैं न्याय सेना की सदस्यता के तौर पर। तो और वो उन्हीं लोगों के लिए होता है, उसका पूरा हिसाब भी हमारे संगठन में जो लोग 100 रुपया भी देंगे तो उसको हम पूरा हिसाब देने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं तो एक बात बताऊं कि मैं हिसाब किताब के मामले में बड़ा क्लियर इंसान हूं, है ना। मैं ऑडिट भी कराऊंगा, सब ऑडिट रिपोर्ट भी अपने संगठन की सभी लोगों के सामने रखूंगा, शासन के सामने भी रखूंगा। बिल्कुल तो, आप ऑडिट में माहिर हैं और ये हमने भी सुना है, देखा है। हाल ही में एक मामला सामने आया था कि आपने विधायक निधि के जो पैसे बटे हैं उसका भी आपने ऑडिट लिया या आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकाली, और आपने कुछ गंभीर आरोप लगाए विधायक जी पे कि विधायक निधि जो है वो दोगने जी ने जो बांटी है, हमारे डॉक्टर आर के दोगने जो विधायक हरदा की, उन्होंने जो बांटी है वो अपने सहपाठियों को, मित्रों को या अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को दी है। तो हमारा सवाल ये है कि जब पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधायक निधि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से बांटी है और उसमें उनका अधिकार है, तो उसमें आनंद जाट को क्या दिक्कत आई जो उन्होंने इसको उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, उसके खिलाफ आरटीआई तक पहुंच गए, जांच निकाली और जो है वो आज उनके ऊपर उनसे सवाल जवाब किए इस बारे में। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात और ये है कि विधायक जी की जो स्वेच्छा निधि मिलती है उसका मूल मकसद होता है कि आर्थिक रूप से विपन्न जो लोग हैं यदि किसी इमरजेंसी में जाते हैं तो उनको फंड दिया जाना चाहिए। अब इन्होंने क्या है, अपने ससुराल वालों को दे दिए। अब ससुराल वालों के मैंने जब आरोप लगाए तो दोगने जी स्वयं कहते हैं कि क्या मेरे ससुराल वाले गरीब नहीं हो सकते। मतलब कुल मिला के कबूल तो कर लिया, एक बात समझ लें आप कि उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने उनके ससुराल वालों को पैसा बांटा है। और आप और हम सब जानते हैं कि ऐसा कोई ऑफिशियली बयान आया नहीं, ऑफिशियली बयान उन्होंने दिया मीडिया के सामने कि मेरे ससुराल वाले गरीब नहीं हो सकते क्या, उन्होंने बोला ऐसा। तो हम इससे मान सकते हैं कि उन्होंने ससुराल वालों को पैसा तो दिया है और हमको सबको पता है कि उनके ससुराल वाले गरीब नहीं है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा, कांग्रेस वालों को भी उन्होंने दिया है। कांग्रेस वालों को दिया है तो मैं आपको बताऊं कि सभी गरीब कांग्रेसियों को नहीं दिया है, अमीर कांग्रेसियों को भी दिया है। गरीब कांग्रेसियों को यदि दिया है तो मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। जैसे कि हमारे एक जशान भाई हैं, फल
का ठेला लगाते हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि उनको जरूर सहायता की आवश्यकता। उनको दिया तो मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, अभी मीडिया के सामने ले रहा हूं, उसके लिए जशान भाई से मैं माफी भी चाहता हूं कि उनको दिया, उनको आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप 50-50 एकड़ के किसानों को विधायक स्वेच्छा निधि से पैसे देते हैं तो सर फिर आपत्ति तो होगी, क्योंकि ये तो एक आपने बात गलत कही कि वो इनके कांग्रेसियों का हक है। कांग्रेसियों का हक नहीं है सर, वो हरदा के विधानसभा के लोगों का हक है, हरदा के गरीब लोगों का हक है, ना कि अमीर लोगों का हक है। स्वेच्छा निधि केवल गरीबों की सहायता के लिए होती है, ना कि अपनी पार्टी के लोगों को पैसा बांटने के लिए होती है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, मैंने इसके बहुत सारे ऑडियो क्लिप्स भी मेरे पास है, मैंने उसके वायरल भी किया है। इन्होंने क्या है कि कांग्रेसियों के परिवारों को पैसे देकर उनसे आधा पैसा रिटर्न बुलाया। जैसे किसी को 20,000 दे दिया है तो उसको 10,000 उसको रख लेने दिए, 10,000 अपने पास वापस बुलाए। ऐसे मेरे पास ऑडियो क्लिप्स हैं। मैंने इन लोगों से, कई लोगों से बात की, तब जाके मैं ये आरोप लगा रहा हूं कि वाकई में इन्होंने इस तरह से अपने पास पैसा रिटर्न बुलाया है। तो ये एक हिसाब से करप्शन भी है जी, है ना। अच्छा, इसमें बिल्कुल मैं आपसे एक चीज और चाहूंगा कि आरोप आप बोल रहे हैं कि इस प्रकार का आरोप इन पे लगाया, इससे पहले आपने कमल जी पटेल पे भी आरोप लगाया था कि इनकी कई फर्जी कंपनियां चल रही हैं इंदौर के अंदर या मध्य प्रदेश में। उन कंपनियों का भी आपने कोई डेटा एकत्रित किया था, वो भी आपने प्रशासन के सामने रखा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके उन आरोपों का क्या हुआ आज तक? देखिए, मैंने अभी तक जो भी आरोप लगाए, कमल जी पटेल के ऊपर लगाए या दोगने जी पे लगाए, विद प्रूफ लगाए। मतलब मैंने कोई ऐसा हवा में तीर नहीं मारा है। कंपनियों के मेरे पास बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर थे, उनके सारे डायरेक्टर्स के नंबर थे, तब जाके मैंने आरोप लगाए हैं और प्रामाणिकता के साथ लगाए। और दोगने जी पर भी जो आरोप लगाया वो भी प्रामाणिकता के साथ लगाया है। आरटीआई मेरे पास रखी है, आप कहो तो मैं फेसबुक पे, आपके चैनल पे भी मैं उसको दे दूं, तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा कि कौन कौन कांग्रेसी हैं, कौन कौन लोग नहीं है। और कमल जी पटेल की कंपनी पर भी मैंने आरोप लगाए, तो वो सही थे आरोप, कंपनी बनाई थी उन्होंने। हाँ, ये कि उन्होंने उसकी ऑडिट रिपोर्ट हमें सबमिट नहीं की, उसके लिए हमने मांग भी की थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं की। हाँ, लेकिन यह है कि उन्होंने जो उसके दस्तावेज बताए, उन्होंने उसके जो पते बताए, एड्रेस बताए, वो एड्रेस जो है वो फर्जी पाए गए थे। और ये तो उसका प्रामाणिकता है भी, क्योंकि उन्होंने जो एड्रेस बताए थे उस जगह पे आप खुद भी जाके देख सकते हैं, वो एड्रेस है नहीं वाकई में। और देखो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ऐसी कंपनी बनाता है तो उसका मूल मकसद होता है कि काला सफेद कर रही है, उसका मकसद होता है। ऐसी कंपनियों को शेल कंपनी कहा जाता है। ये मैंने आरोप लगाया था और उसमें मैं उस आरोप से कभी पीछे नहीं हटने वाला, वो आरोप है। हाँ, ये कि मैंने उन कंपनियों के लिए ईडी और सीबीआई में शिकायत की थी, और लेकिन ईडी और सीबीआई चूंकि भाजपा शासित केंद्र है, इसलिए ईडी सीबीआई ने उस पर कार्रवाई नहीं की। तो ये तो सिस्टम का फेल्योर है, मेरा फेल्योर नहीं है। बिल्कुल, हाँ। आपका फेलियर नहीं है सर। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हाल ही में कुछ नगर पालिका के भी आरटीआई के थ्रू कागज निकाले थे और उन कागजों को आपने बताया था बाकायदा न्यूज में कि मेरे पास ये पेपर है और मैं नगर पालिका के सारे पेपर मेरे पास में है, नगर पालिका स्टेडियम ठीक करे, नगर पालिका शहर की दुर्दशा ठीक करे। तो लोगों का ये कहना है कि आनंद जाट के पास पेपर है, वो पेपर के दम पे प्रशासन को जो है वो अपने मुट्ठी में कर रहे हैं, प्रशासन से अपनी बात मनवा रहे हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, एक बात तो सही है कि प्रशासन जो है वो आज मेरी बात बहुत मानता है। आज कमल जी पटेल और श्रीमान आर.के. दोगने जी की भी बात शायद प्रशासन उतना नहीं मानता जितनी बात मेरी मानता है। इसके पीछे ये नहीं कि मैं कोई उनको ब्लैकमेल करता हूँ। हाँ, ये कि थोड़ा सा दबाव भी होना चाहिए और थोड़ी व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। और प्रशासन की एक खास बात यह है कि प्रशासन जो है आपकी बात तब मानता है जब वो देखता है कि आप में वाकई में नैतिकता है। आज जिला कलेक्टर साहब के पास यदि दोगने जी जाते हैं तो उनको शायद वो सम्मान नहीं मिलता है जितना मुझे मिलता है। तो ये कोई, मैंने कलेक्टर साहब के तो दस्तावेज मेरे पास है नहीं, है ना, फिर भी मुझे सम्मान देते हैं। तो उसकी वजह यह है कि वो व्यक्ति की नीयत भी देखते हैं, है ना। तो शायद मेरी नीयत उनको सही लगती है, इसलिए मेरी बात मानते हैं। और मेरे पास होने को दस्तावेज बहुत लोगों के हैं, और ऐसा है कि सभी लोगों के खुलासे जो है मैं करूंगा, लेकिन एक समय समय के साथ करूंगा, एकदम से सबके नहीं करूंगा। मैंने पिछलों के भी जो नगर पालिका में रहे हो, पिछलों के उनके भी भ्रष्टाचार उजागर किए हैं, और अभी जो है उनके भी करूंगा। भविष्य में सबका नंबर आएगा, बचेगा कोई भी नहीं, आप इससे बेफिक्र रहें। पर ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये कोई, मैं लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ब्लैकमेल करता हूँ, ये ब्लैकमेल नहीं है, ये तो उजागर करने का काम है। लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई ये इतना घोटाला होता है। अब आप देख लीजिए ना, आप गूगल कर लीजिए, हरदा नगर पालिका का बजट सर्च कर लीजिए, पिछले साल का इनका बजट 1 अरब 64 करोड़ का बजट है। 1 अरब 64 करोड़ सर बहुत होता है। इतने पैसे में 2 साल में हरदा को लंदन बना दूं, है ना, और इनसे एक सामान्य सी सड़कें नहीं बन रही है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। इस पर बोलना, हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे सर? बिल्कुल। अभी मैं आपको बताऊं कि देखो, सड़कों की समस्याएं हैं, ये छोटी छोटी जो मूलभूत समस्याएं हैं, इन पे यदि ये लोग काम नहीं करते हैं
तो उसका परिणाम है कि अभी मैंने परसों ही देखा सर, मेरे हरदा से कड़ोला के बीच में सकड़ी सी सड़क है, एक वाहन वाला जो है वो गड्ढे बचाने के चक्कर में दो लड़कों को ठोक दिया, अब उनके पांव बेचारे टूट गए। तो ये हालात होते हैं। तो किसी ना किसी दिन मेरा नंबर भी आ सकता है, आपका भी नंबर आ सकता है, और जो इंटरव्यू देख रहे हैं उनका भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए क्यों ना इन चीजों के ऊपर बोला जाए, ताकि थोड़ा जागरूकता आए और प्रशासन जो है अपना काम ठीक से करे। तो प्रशासन, तो एक बात बोलूं सर, विनम्रता से नहीं चलता है, प्रशासन दबाव में ही चलता है। तो मैं तो दोगने जी को भी कहूंगा कि थोड़ा सा दबाव जमाना सीखो, और यदि दबाव जमाना नहीं आता है तो भाई साहब इस्तीफा दो, घर जाओ, कोई काम के तो आदमी हो नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो और एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, बिल्कुल, कि आज प्रशासन में ऐसा है कि कमल जी पटेल की भी बात नहीं मानता है ना, ज्यादा बात नहीं मानता, इसलिए उनको जो है सांसद प्रतिनिधि बनना पड़ा। बहुत लोगों को एक जानकारी होगी कि भाई आखिर कमल जी पटेल ने इतना बैक स्टेप क्यों उठाया कि उनको सांसद प्रतिनिधि बनना पड़ा। बात यह थी कि प्रशासन उनकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए उनको सांसद प्रतिनिधि बनकर अपनी बात मनवानी पड़ी प्रशासन से। और आप इसमें मेरी सक्षमता कह सकते हैं कि प्रशासन आज मेरी बात मानता है, तो बिना किसी, ना मेरे पास कोई पद है, ना कोई पार्टी है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद यदि मेरी बात सब लोग मानते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के दमखम या कार्यशैली पर निर्भर करता है। बिल्कुल। आपने कमल जी पटेल पर आरोप लगाए, डॉक्टर आर के दोगने पर आरोप लगाए, आपने साथ में जब संसदीय चुनाव आने वाले थे तो दुर्गादास यूके को भी, जो हमारे माननीय सांसद है, हाँ। उनके ऊपर भी आपने आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। सही बात है, कुछ नहीं किया। तो आप क्या अपना इन राजनीति का जो आने वाले समय में राजनीति का जो कद है वो आप बढ़ाना चाहते हैं इन सब पे आरोप? नहीं, देखो, मेरे से मकसद नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे से कोई मकसद नहीं है कि मैं अपना कद बढ़ाना चाहता हूं। कद कोई बढ़ रहा है, मैं ये मंशा से तो मैंने काम किया नहीं। मैं चाहता हूं ये लोग जिम्मेदार हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझें और ठीक से काम करें। अब दुर्गादास जी ने यदि कुछ नहीं किया है तो उनके ऊपर आरोप तो लगना चाहिए, ताकि वो हमारे क्षेत्र में भ्रमण करें। और ये तो मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ, पूरा हरदा जानता है कि हमारे हरदा आते ही नहीं है कभी कभी। अभी सांसद बने तब से, कब से क्या हरदा के क्षेत्र में घूम के देखे उन्होंने? नहीं, यहाँ आते हैं, स्वागत सत्कार कराते हैं, चले जाते हैं। अरे कोई ये काम होता है क्या सांसदों के, है ना, मंत्रियों के ये काम होते हैं क्या कि स्वागत सत्कार कराना? मैं तो बोलूँ ये स्वागत सत्कार की प्रथा ही बंद कर देना चाहिए। मैं तो हरदा के लोगों से भी कहूंगा कि भाई ये तुलादान उलादान करना बंद करो, इसके चक्कर में नेता बिगड़ जाते हैं। इनको तुलादान ही करना होता है, इनको सफाई बंधवाना होता है, इनको माला, इसके अलावा इनको कुछ काम ही नहीं सूझता है। ये बेकार की चीज नहीं होना नहीं चाहिए सर। मैं बताऊं रियल में कि कहीं भी कोई मेरा स्वागत सत्कार करने की कोशिश करता है तो मैं तो बनते कोशिश मना ही करता हूं। बेकार चीजें सर, इसमें कोई मतलब नहीं है। आपने किसी प्रतिनिधि को चुना है तो होना ये चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी से काम करे, और यदि नहीं करे तो आप उसको डांटे फटकारे, ना कि उसको माला पहनाए, है ना। अब देखिए ना सर, देखो भारत की एक बड़ी विडंबना देखो कि जो नेता लूटते हैं उन्हीं नेताओं को लोग हार पहनाते हैं। मतलब जो आप सोचो ना, मैं अभी आपसे कोई पैसे लूट लूं, आप मुझे हार पहनाएंगे क्या? लेकिन हमारे यहाँ की भारत की राजनीति में ऐसा होता है। तो ये चीजों पर जो है वो प्रतिबंध होना चाहिए, लोगों को इस चीज पर सोचना चाहिए। देखो इन नेताओं पर जब तक हम इनको बोलेंगे नहीं, हम इनको डांटेंगे नहीं, इनको हम सुनाएंगे नहीं, तब तक ये ठीक से चलेंगे भी नहीं। ये मेरी सोच है। बिल्कुल ठीक है। तो आप हमारे शो में आए, जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो भ्रष्टाचार की इस मुहिम में आपके साथ आए और आगे बढ़े? आप उसके लिए आप दो शब्द। देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा कि अभी हम लोगों ने एक मिशन तय किया है कि अभी मेरे 2 मिशन चल रहे हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूं, जो सार्वजनिक रूप से है। एक मिशन ये है कि पंचायतों के भ्रष्टाचारों पर लगाम लगे। इसके लिए हम लोग हमारी न्याय सेना को गांव-गांव फैला रहे हैं। हम लोग गांव में क्या करेंगे कि न्याय सेना के जो है पदाधिकारी बनाएंगे, जांचकर्ता बनाएंगे। ये लोग सरपंचों और सचिवों पर शिकंजा कसेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत पैसा लूटते हैं, बहुत पैसा लूटते हैं। एक गांव की पंचायत में एवरेज 15 लाख रुपए रखे हैं अभी करंट में, लेकिन सरपंचों सचिवों से पूछने जाए बोले कुछ नहीं है, काम करना नहीं चाहते हैं, पैसों को पता नहीं क्या करते हैं वो। तो इनके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है। मेरे इस मिशन में साथ दीजिए, आपके गांव की तस्वीर बदल जाएगी, आपके खेतों तक अच्छी सड़कें हो जाएगी, है ना। और आपके खेतों तक यार मुझे तो जाना नहीं है, आपके खुद को ही लाभ होगा, तो आप साथ दें तो कुछ अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि मैं अभी एक दूसरा मिशन मैंने शुरू किया है, वो है हरदा से खिरकिया और हरदा से छोटी हरदा के बीच में 4 लेन का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि साल भर में 100 से ज्यादा एक्सीडेंट जो है इस रोड पर होते हैं। तो मैं चाहता हूं 4 लेन बन जाए, क्योंकि नेताओं से हम ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि ना तो वर्तमान विधायक और ना ही पूर्व विधायक जो है वो जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और ना उनके कोई ऐसे विजन है। तो हम लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा ना। बिल्कुल।
बहुत बहुत और धन्यवाद। एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि हम लोग हरदा में लॉ कॉलेज खोलने की मुहिम मैंने छेड़ी है। तो इसमें बहुत सारे हरदा के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मुझे सहयोग प्रदान करें, हम एक अच्छा लॉ कॉलेज खोलें ताकि हमारे हरदा में ज्यादा से ज्यादा LLB पढ़े किए हुए लोग होंगे तो फिर जो है शासन प्रशासन पर ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे और नेता लोग कम भ्रष्टाचार कर पाएंगे, मनमानी कम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि हरदा में ज्यादा से ज्यादा लोग ला करें, LLB करें, LLM करें। ओके, धन्यवाद सर, आप हमारे शो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। तो साथियों, देखते रहें केपी न्यूज़ के द वॉइस ऑफ हरदा में आज के हमारे खास अतिथि थे सर आनंद जाट, और अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।